नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार भारत सरकार से जोड़ने वाले बयान के एक दिन बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक और बयान दिया है। ट्रूडो ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनका मकसद भारत को उकसाने का नहीं था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ट्रूडो ने कहा, सिख अलगाववादी नेता की हत्या से भारतीय एजेंटों का संबंध होने की आशंका होने के पीछे कनाडा का मकसद भारत को उकसाना नहीं था, बल्कि कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को ठीक से संभाले। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले में बेहद गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। हम यही कह रहे हैं, हम किसी को उकसाना या मामले को खींचना नहीं चाहते। बता दें, इससे पहले सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने संसद में यह आशंका जताई थी कि शायद कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की इस साल जून में हुई हत्या में भारत की भूमिका थी। इसके बाद कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के राजनयिक संकट के बीच ब्रिटेन ने कहा है कि वो नई दिल्ली के साथ अपनी व्यापार वार्ता जारी रखेगा। इससे पहले ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा था कि हम कनाडा के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि कनाडा की सरकार फिलहाल निज्जर की हत्या के मामले की जांच कर रही है, इसलिए इस मामले पर और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में एक खालिस्तानी की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने के कनाडाई पीएम के आरोपों पर यूएसए बहुत ज्यादा चिंतित है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने एक बयान में कहा, हम प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा संदर्भित आरोपों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा, हम अपने कनाडाई भागीदारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को कटघरे में लाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कनाडा के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, देश हित और चिंता हर समय सर्वोपरि है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमेशा मानना रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, खासकर जब आतंकवाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। हमारे देश के हितों और चिंताओं को हर समय सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। बता दें, भारत के विपक्षी दल घरेलू मुद्दों पर सरकार के साथ मतभेदों के बावजूद आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार का समर्थन करते रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर शराब पीने के लिए निर्धारित कानूनी उम्र की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए भी एक उम्र सीमा तय की जाए तो ये उपयुक्त होगा। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजय कुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने 30 जून के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉप की अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेंद्र ने मौखिक रूप से कहा, सरकार को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक आयु सीमा लाने पर विचार करना चाहिए। जब कोई यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे कुछ सामग्री देनी होगी, ठीक उसी तरह जैसे ऑनलाइन गेमिंग में होता है, जहां उपयुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। आप इसे यहां भी क्यों नहीं बढ़ाते? ये एक वरदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार चैनलों को अनुशासन की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि टीवी समाचार चैनलों के खुद में बेहतर अनुशासन लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों से खुद में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सेल्फ रेगुलेशन को लागू करने की बात कही है। कोर्ट ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन से गलत तरीके से काम करने वाले चैनलों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाने को कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोर्ट ने एनबीए और एनबीएफ को अपने दिशा निर्देश प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस अवधि के बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती महिला आरक्षण बिल के मौजूदा प्रारूप से सहमत नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया है। उमा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग रखी है। उमा भारती का कहना है कि महिला आरक्षण के बिल में SC ST के साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। उमा भारती ने कहा, मुझे खुशी है कि महिला आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इस बात की कसक भी है कि ये बिना ओबीसी आरक्षण के आया है, क्योंकि अगर हमने ओबीसी महिलाओं की भागीदारी नहीं की तो जो समाज हमेशा से हम पर भरोसा करते आया है उसका भरोसा टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को चुनाव से ठीक पहले लाने और इसमें ओबीसी कोटा फिक्स ना करने को लेकर सवाल उठाया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा,
सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। अगर इन्हें महिला आरक्षण बिल लाना था तो ये पहले ला सकते थे। ये इसे आखिरी साल में ला रहे हैं जब चुनाव है। सपा ने हमेशा इसका समर्थन किया है और हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि जो आखिरी पंक्ति में खड़ी महिलाएं हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, महिला आरक्षण बिल पर हमारी हमेशा मांग रही है कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं उच्च जाति की पढ़ी लिखी महिलाओं का सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, इसके बाद भी हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन हम अपना मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इससे पहले भी जब ऐसा बिल पेश हुआ था तब हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया था। इस बिल में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें ओबीसी और मुसलमान महिलाओं के लिए कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। गृह मंत्री शाह ने ट्विटर पर लिखा कि भारत भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किए जाने पर खुश हैं। ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी के साथ शाह ने लिखा, अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि टोकनिज्म को छोड़कर कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं। या तो उन्होंने कानूनों को समाप्त होने दिया या उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया। उनका दोहरा चरित्र कभी छुपेगा नहीं, चाहे वो श्रेय लेने के लिए कितने ही स्टंट क्यों ना कर लें। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को मोदी सरकार का सबसे बड़ा जुमला करार दिया है। इसने कहा है, ये देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसने कहा, ये विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है, जबकि इसका कार्यान्वयन बहुत बाद में हो सकता है। ये कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम यानी इवेंट मैनेजमेंट है। कांग्रेस ने कहा है कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभावी होगा। कांग्रेस ने पूछा कि क्या 2024 चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन हो जाएगा। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये बड़ा धोखा लाखों भारतीय महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। महिला आरक्षण विधेयक अधर में है, अगली जनगणना से जुड़ा हुआ है और महत्वपूर्ण परिसीमन प्रक्रिया अगली जनगणना पर निर्भर है। मोदी सरकार ने अभी तक 2021 की जनगणना नहीं कराई है। आखिरकार ये महत्वपूर्ण जनगणना कब होगी? कांग्रेस ने कहा है, ये विधेयक सुर्खियां बटोरने के लिए है। इसने कहा, खोखले वादों के मास्टर का एक और जुमला। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझाई है। इसने कहा है, ये बिल आज पेश जरूर हुआ, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता है। ऐसा क्यों? पार्टी ने कहा, क्योंकि ये बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई। आगे ये जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। पार्टी ने कहा कि मतलब पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका है और ये जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, महिला आरक्षण को लेकर मोदी जी की नीति और नीयत दोनों में खोट है। मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल में साफ लिखा है कि महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है। कपिल सिब्बल ने महिला आरक्षण बिल पर एएनआई से कहा कि वो 2024 में राजनीतिक फायदा चाहते हैं और महिलाओं को बताना चाहते हैं कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक काम किया, उन्हें ये 2014 में करना चाहिए था। इसके बारे में इतना ऐतिहासिक क्या है? महिला आरक्षण बिल लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन होगा। अगर जनगणना और परिसीमन नहीं हुआ तो क्या होगा? वे महिलाओं को सिर्फ सपने दिखा रहे हैं और उन्हें 2029 में आरक्षण मिलेगा। वो राजनीति के अलावा कुछ सोच नहीं सकते हैं। कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो विधेयक पेश किया गया है, यह दुर्भाग्य से महिला आंदोलन और नीति निर्माण और विधायी मामलों में अधिक प्रतिनिधित्व के लिए उनके संघर्ष के साथ विश्वासघात है। विधेयक का खंड 334A कहता है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के पारित होने और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद पहली जनगणना के बाद आरक्षण लागू होगा। इसलिए अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में यह आरक्षण 2029 से पहले लागू नहीं होगा। महिला आरक्षण विधेयक आखिरकार मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का प्रावधान किया गया है।
आरक्षित सीटों में SC/ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। लोकतंत्र में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में सदन की कार्रवाई के पहले दिन संविधान विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक के पेश होने के बाद लोकसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। विधेयक पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास को लेकर भाषण दिया। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास और विभिन्न सरकारों द्वारा इसे पेश करने और पारित करने के पिछले प्रयासों के बारे में भी बात की। इस विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 15 साल के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षण भी परिसीमन प्रक्रिया और अगली जनगणना के बाद ही दिया जा सकेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।